नमस्कार दर्शक मित्रों, आज की शाम is a totally gender imbalanced evening. Normally, ladies complain of their inadequate representation in various committees and activities. Today, both my panelists are ladies, and therefore, it is a heavily gender biased panel. Of course, the subject is also like that. It so happened that I came across an article written by one of the panelists, Nidhi, on her social media on surrogacy. Went through. I had some exposure to it because of my earlier association with the health department. And I thought that this is really of interest because, like organ donation, requires regulatory framework also to be attended to. Here also, I found there is a regulatory framework one has to go through. आपको कहीं कहीं ना कहीं कहीं सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ कायदों के मुताबिक चलना पड़ता है. तो हमने सोचा ये तो पता नहीं होता है लोगों को. लोग तो बस यही सोचते हैं कि आनंद जाओ और वहाँ सरोगसी होती है और लोग विदेश से आते हैं और आनंद जाके आप सरोगसी करा के वापस आ जाओ. यही सामान्य समझ होती है. तो निधि's आर्टिकल उसने काफी मेरे फंडामेंटल तो कम से कम क्लियर किए. फिर मैंने डॉक्टर कामिनी बहन का संपर्क किया क्योंकि आई वांटेड मेडिकल एक्सपर्ट जिसने आईवीएफ से लेकर स्टेम सेल तक पर काम किया हो, काफी बड़ा रिसर्च का और इस फील्ड से जुड़ा एक्सपीरियंस हो. एंड आई एम हैप्पी, मुझे दोनों मेरे पैनलिस्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि दोनों ने इस चर्चा के लिए मेरी जो रिक्वेस्ट थी मंजूर रखी. रियल डिबेट के दर्शक मित्रों की ओर से मेरी व्यक्तिगत हैसियत से कामिनी बहन आपका और निधि आपका मैं शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. प्रश्न की शुरुआत आपसे करेंगे. ये सरोगसी जो टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है? आई लीव द नॉन टेक्निकल पार्ट फॉर निधि because she will be more comfortable to deal with. But technical जो sides है इसकी वो हम आपके पास से सीखेंगे. तो सरोगसी मतलब क्या होता है? ये वो है क्या? संतान प्राप्ति के लिए हर माँ की एक झंखना होती है. मातृत्व प्राप्ति ये किसी भी लग्न जीवन की सफलता का चरम बिंदु होता है. घर में बच्चे की किलकिलाहट गूंजने लगे, वो हर माँ की कान की एक तड़प होती है. मगर जब वो नहीं होता तब कई तरह के प्रयोग होते हैं. कई देवों के पास जाते हैं, कोई इनसे मिन्नत कर रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. और उसका एक प्रयोग जो है, जो शॉर्ट प्रयोग है कंपैरेटिवली, वो सरोगसी है. तो डॉक्टर साहब मुझे आपसे पूछना था कि ये सरोगसी आखिर होता क्या है? Okay, sir, surrogacy means implanting the embryo of the couple into another woman. So, when you implant the embryo of an intending couple into another woman who is going to carry the fetus for 9 months, she becomes the surrogate mother. तो इसमें क्या होता है सर, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से ये सरोगेट मदर एक होती हैं, दूसरे इंटेंडिंग कपल होते हैं और क्लिनिकल पार्टी हम होते हैं. तो इट इज अ मल्टी फैसेटेड प्रोग्राम विच इज बीइंग टेकन बाय मल्टीपल पीपल अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज अभी ART एंड सरोगेसी लॉ इम्प्लीमेंट हो गया है एंड वी हैव टू अबाइड. Not only we, the surrogate mother, as well as the intending couple, we have to abide to the rules and regulations, whatever has been laid by the government into this act of ART and surrogacy.
of 2021. So this is how it becomes a surrogacy. Means when you are dependent upon another woman for your career of the fetus, it's called as a surrogacy. दर्शक मित्रों, किसी और स्त्री की सहायता से कैरियर बनके जो बच्चा पैदा करने की पूरी जो वैज्ञानिक पद्धति है और मेडिकल पद्धति है, उसे सरोगेसी कहते हैं। अब ये सरोगेसी ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी कर सको। 2021 का जो कानून बना है, उस कानून के तहत उस पे कई तरह की लगाम कसी गई है। आप जो भी चाहे नहीं कर सकते हो, सरकार की निगरानी में होता है, सरकार से मंजूरी लेनी होती है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में आपको अप्रूवल भी चाहिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और मंजूरियां भी चाहिए। तो यहाँ भी सरकार तो बीच में आती है, उसके कुछ नियम भी है, और वो नियमों की बात हम आगे चल के करेंगे। निधि, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या थी चीज जिसने आपको इस विषय पे लिखने के लिए बाध्य किया? आप वैसे डाइवर्स सब्जेक्ट पे लिखती हूँ, मैं देखता हूँ, मैं भी वन ऑफ योर एविड रीडर्स। तो आप लिखती है डाइवर्स सब्जेक्ट पे, पढ़ता हूँ। अभी आपने लिखा है जो रेयरली आए हो कम अक्रॉस लोनलीनेस पे। तो ये जो है, तो आपको कैसे दिमाग में कैसे आया कि सरोगेसी पे लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। हम एआई के युग में जी रहे हैं। एआई में क्या है कि हम एक क्लिक करते हैं तो हम दुनिया भर की चीजें हमारे एक रूम में आ जाती है। तो आजकल एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी प्रक्रिया तो पहले भी थी, तो उसके बाद ये नई टेक्नोलॉजी आई है, मीन्स नई प्रक्रिया आई है सरोगेसी की, जिसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि सबको इसके बारे में जागृत किया जाए कि ऐसी भी कोई प्रक्रिया है। तो मैं सरोगेसी को, मैम ने तो टेक्निकल वे में समझाया, मैं सरोगेसी को एकदम नॉर्मल वे में समझाती हूँ। तो सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक अन्य महिला इच्छुक दंपति के लिए गर्भ धारण करती है और उनके बच्चे को जन्म देती है। और आगे समझाऊं तो इसके दो टाइप हैं, दो प्रकार है सरोगेसी के। एक पारंपरिक सरोगेसी होती है और एक जेस्टेशनल सरोगेसी होती है। पारंपरिक सरोगेसी में क्या होता है, जो इच्छुक महिला होती है वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो या अंडाणु पैदा करने में असमर्थ हो, तो जो सरोगेट मदर होती है वो अपने अंडाणु से बच्चे को जन्म देती है, गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। दैट मीन्स कि जो बच्चा होता है वो इच्छुक महिला से, रियल मदर से रिलेटेड नहीं होता है। सेकेंड थिंग, जो जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, तो जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है कि जो इच्छुक माता है वो बच्चा पैदा करने के लिए असमर्थ है, अंडाणु पैदा करने के लिए समर्थ है, तो वो सरोगेट मदर को अपने अंडाणु गर्भ में रखने को देती है, एंड सरोगेट मदर उसको गर्भ में रखती है एंड उसके बाद बच्चे को जन्म देती है। तो जो बच्चा होता है वो आनुवांशिक रूप से वो जो रियल मदर होती है उनके साथ मीन्स उनसे जुड़ा हुआ होता है, उनसे संबंधित होता है। तो ये बेसिक है, सरोगेसी ऐसी होती है। इसमें भी क्या है कि अभी ओके, I have something to say. I'll The come to first. you. I'll come to you. Okay, fine. Okay. Yes, please. Yes, go on. हाँ, तो सरोगेसी में भी अभी परोपकारी सरोगेसी भी होती है और वाणिज्यिक सरोगेसी भी होती है। जैसे परोपकारी सरोगेसी में क्या होता है कि एक जो महिला है वो चिकित्सकीय व्यय और बीमा ब्याज उसके अलावा और कोई भी मौद्रिक लाभ नहीं उठाती है। और जो वाणिज्यिक सरोगेसी होती है उसमें क्या होता है कि एक जो महिला होती है वो चिकित्सकीय व्यय तो उठाती है, देती है उनको, और दूसरा उसके साथ ब्याज का व्यय भी होता है,
प्रीमियम भी होता है और भी मौद्रिक लाभ होते हैं, इसको वाणिज्यिक सरोगेसी कहते हैं। बट अभी इंडिया में 2021 के एक्ट के अनुसार वाणिज्यिक सरोगेसी बैन हो गई है। सो सरोगेसी का ये मोटा मोटा ये आइडिया है कि सरोगेसी इसे कहते हैं। योर टर्न डॉक्टर। यस, सो पहला जो आपने बोला पारंपरिक सरोगेसी, नाउ दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया and it was not allowed before also. So since ICMR rules and regulations were laid 2014, तब से सरोगेट के अंडे से कभी सरोगेसी के लिए अलाउ नहीं किया गया। And according to the latest law of we cannot use a surrogate eggs ever for any type of surrogacy. So as far as the surrogacy is concerned right now in India, only gestation and second is heuristic surrogacy is allowed. जो आपने जो बोला कि इसमें कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है, तो पैसे के बिना फॉर अ सोशल कॉज कोई एक सरोगेट मदर जो तैयार होती हैं और उसके लिए the couple will spend for her medical expense and whatever the loss she is incurring for this 9 months for her the duty loss if she is going to the job and she is not able to go for a job and she is amounting to the rest for the 9 months, तो उसके लिए जो उसके पैसे बनते हैं जो सरोगेट जो इंटेंडिंग कपल उसको देके मदद करते हैं. There is no exchange of the money. So commercialization of the surrogacy is ever stopped in India, and even the paramparik surrogacy जो आपने बताया that is also not allowed in India. So right now in India only the gestational surrogacy and that also with the intending couples gametes is allowed and no money exchange. This is what right now we are supposed to do in India. तो ये आनंद के बारे में आनंद काफी न्यूज में था इसमें ये मुद्दों पे हम तो लेमैन पढ़ते रहते हैं, तो बहुत लोग आते थे विदेश से भी वहाँ सरोगत मदर की सर्च में, और आनंद में ये काम धड़ल्ले से चलता था। तो उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से ये आनंद मॉडल था वो टोटली इलीगल था और उसे नहीं होना था मगर हो रहा था। Shall I speak? जी। No sir, it is not like that. जब भी अपने लॉ नहीं थे और हमारा जो रेगुलराइजेशन ऑफ द लॉ नहीं था, तो वी ऑल हैड टू वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वर लेड विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रेगुलेशन, जो उससे लॉ जो बने थे हमारे और छोटे मोटे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग बनाते रहे उस मुताबिक हम काम करते रहे। और यू कैन नॉट से व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन इट वाज इलीगल। जो लॉ ही नहीं था तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, देन एवरीथिंग वाज अलाउड। एंड इन 2016 इंटरनेशनल सरोगेसी वाज नॉट अलाउड इन इंडिया। 28th of October 2016 India disallowed international surrogacy. So since then everybody had to stop. So whether it was in Anand or whether it was anywhere in India, nobody was allowed for an international surrogacy. So it was stopped everywhere, sir. यानी कि काफी बंधन लगे हैं इस पे। आप इंटरनेशनल सरोगेसी नहीं कर सकते। आप ये जो अभी जो कायदे बने हैं वो नहीं थे तब की बात अलग थी, ICMR के गाइडलाइंस के मुताबिक चलते थे, मगर अभी जो लॉज है उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है और उसके तहत जो भी हो सकता है वो हो सकता है। मगर ये इसके मर्यादित दायरे में किसी को अगर बच्चा चाहिए तो शी कैन aspire for that, और फिर आगे की प्रक्रिया क्या करनी होती है? Nidhi, do you want to comment or shall I comment? Sorry? No, you can. I'm asking Nidhi, shall I comment? I'll continue. Okay. Yes, so, according to this law they have specified some reasons like औरत में यूट्रस का नहीं होना, that is absent uterus, uterine abnormality,
life threatening conditions in the female where she cannot carry the baby for 9 months, like cardiac problem, major cardiac problem, or abnormality in the heart or maybe in the lungs, renal failure. ऐसी जो औरतें होती हैं उन लोगों के लिए they have allowed in India, and we have to know the eligibility. पहले जो कपल आते हैं कि नहीं हमको सरोगेसी करना है, नहीं पर एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं, ये क्लिनिक का फर्ज बनता है. whether she is allowed, we have to explain to the couple कि कहाँ एलिजिबिलिटी बनती है और कहाँ नहीं बनती. तो जैसे औरत, मैंने अभी बताया कि यूट्रस नहीं है तो 100% एलिजिबिलिटी बनती है. मेयर कुस्तर रॉकेटेंस्की सिंड्रोम उसको बोलते हैं. तो ये जो औरतें होती हैं वो काफी, इट इज क्वाइट प्रेवलेंट इन इंडिया. तो फॉर देम इट इज टोटल ग्रीन सिग्नल. once they are married, they have to be legally married. Once they are married, they are allowed to take up surrogacy. Now, if she is having a major cardiac abnormality, एकदम सीधी सी eligibility बन जाती है. But now the couple is married, 1 or 2 years married, और कहते हैं कि नहीं ये कर लिया वो कर लिया और हमको surrogacy करानी है. So these couples are not eligible to take up the surrogacy. जी. So निधि, eligibility ये is a जो must. बातें हुई अभी तक डॉक्टर साहब ने जो बताया, आपने भी कुछ पूर्व भूमिका इसकी रखी, इसकी सोशल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, सामाजिक असर क्या होती है? अगर ये नहीं होता तो इसकी जो सोशल इम्पैक्ट या सोशल असर क्या होती है आपके मत से? क्यों ये जरूरी है सोसाइटी के लिए? क्यों बेनेवलेंट है ये कोई एस्पिरेंट मदर के लिए? क्या फर्क पड़ता है इससे? जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है वो सोसाइटी में इम्पैक्ट तो करती है. अभी सरोगेसी की बात करें तो सरोगेसी अगर नहीं होती, तो आपने बोला कि एक दंपति का एक स्वप्न होता है माता पिता बनने का, तो वो अगर पूरा नहीं हो पाता तो आई थिंक डिप्रेशन के केसेस भी बढ़ते, जो अभी बहुत बढ़ रहा है. स्ट्रेस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं. तो समाज में तनाव पैदा होता, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते, एंड लोग अडॉप्शन करते, मीन्स बच्चा अडॉप्ट करते, वो एलिजिबल नहीं होते. फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता एलिजिबल नहीं होते फिर भी कुछ भी मीन्स सेटिंग करके या कुछ भी अन्य तरीके से, जो तरीका सही नहीं है उस तरीके से बच्चे को अडॉप्ट करते, फिर वो बच्चे को पाल नहीं पाते. ऐसे समाज में कई दूषण फैल जाते अगर सरोगेसी जैसे कोई रास्ता नहीं होता. एंड मेन थिंग डिप्रेशन की है. आज डिप्रेशन की बात करें तो तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस WHO ने स्ट्रेस को एक वैश्विक बीमारी के जैसे जाहिर किया है. स्ट्रेस एक वैश्विक बीमारी है. स्ट्रेस के कारण सेकेंड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेस है इंडिया में. तो स्ट्रेस बढ़ता, तनाव बढ़ते, सामाजिक विवाद होते, समाज में शांतिपूर्ण स्थिति नहीं बनती, और कई कारण हो सकते थे. ओके. बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि मैं आज ही देख रहा था स्टेटिस्टिक्स इसके, तो सबसे ज्यादा जो सुसाइड होते हैं वो 17 से 29 इयर्स की एज में होते हैं इंडिया में. और इसका एक कारण संतान नहीं होना या संतान पैदा नहीं होने की स्थिति होना ये भी है. और आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो सुसाइडल डेथ है, दैट इज सेकंड ओनली टू द रोड एक्सीडेंट्स. रोड एक्सीडेंट के बाद 17 से 29 का जो एज ग्रुप है उसमें अगर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई फैक्टर है फॉर सुसाइड तो ये स्ट्रेस है. स्ट्रेस लेड डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन के बाद जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हम बोलते हैं, उसके बाद फिर आप हर तरह की चीजें सोचने लगते हैं. तो ये है. तो बात आपकी सही है. अगर नहीं होता तो वो जो कुकर में स्टीम रिलीज वाल्व का काम करता है, दर्शक मित्रों, जैसे कुकर में स्टीम रिलीज वाल्व होता है, ये ऐसा समझ लो आप स्टीम रिलीज वाल्व है. कम से कम आशा बंधी है, तो आशा पे तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है.
तो आशा है तो कपल ट्राई करेगा। कपल से भी ज्यादा प्रेशर कई बार घर वालों का होता है, सास है या और कोई घर में बड़े हैं कि भाई अब संतान तो होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा उसका सॉल्यूशन होता है दूसरी शादी कर लो। अब ये बर्बादी की निशानी है, क्योंकि एक जिंदगी तो बिगड़ी हुई है, दूसरी सुधरेगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो बात कही आपने सही बिल्कुल बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ, और आपका ये आर्टिकल भी पढ़ा और इसके अलावा भी मैंने कुछ काफी इसके ऊपर गत 2 दिन में पढ़ा है, तो ये एक तरह से कोई भी स्ट्रेस है, ये सरोगेसी की अकेले की बात मत करिए आप, कोई भी स्ट्रेस है तो आपको स्टीम रिलीज मैकेनिज्म चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो स्ट्रेस फिर डिप्रेशन में बदलता है, और फिर डिप्रेशन से स्थिति और बिगड़ती जाती है। उसके साथ डायबिटीज आता है, उसके साथ ब्लड प्रेशर आता है, उसके साथ स्ट्रोक आता है, उसके साथ और डिसीज आते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिसीज जो WHO कहते हैं, अभी WHO के रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान को मारेगा तो दैट विल बी द लाइफस्टाइल डिसीज एंड नॉट द कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये एक रीजन लाइफस्टाइल डिसीज का हो सकता है। आज हार्ट अटैक इज नंबर 1 किलर as far as the cause of death is concerned, and stroke is number 5 or 6th killer as far as the cause of death is concerned। तो ये बात आपने सही की कि अगर नहीं होता तो स्टीम रिलीज मैकेनिज्म नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो दोनों के लिए जिंदगी शायद दोजख बन जाती। काफी समय तक वो कलह चलता, और कलह के बाद जो भी परिणाम आता है वो भी सुखद तो नहीं होता। कभी कभी तो ऐसे किस्सों में ऐसा भी सुनने में आया है कि सुसाइड नहीं करे तो फिर पुराने सोच वाले लोग कभी स्त्री को जला भी देते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो चीजों आज ये जो काम हमारे डॉक्टर साहब करते हैं वो एक आशीर्वाद है कि उस एक आस बनती है कि नहीं चलो साहब पूरा केस तो होपलेस नहीं है, कुछ होप है, और प्रयत्न करेंगे, हम प्रयत्न करके इसमें से कुछ फल निकालेंगे। कामिनी, आपने लिखा है यूज ऑफ स्टेम सेल्स, जिसपे अभी आपका काम है। हाउ डू यू रिलेट the use of stem cell? Is it relevant or related to this, or it is just you have worked on stem cell, you mentioned about it? No, me and my daughter sir, हम दोनों ही स्टेम सेल्स पे काम करते हैं। और इनफर्टिलिटी में क्या है कि कई यूट्रस ऐसे होते हैं कि इसको बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम, जहां बच्चा चिपक नहीं पाता। पहले क्या होता था कि एशरमैन सिंड्रोम हो गया मतलब कभी बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा हम डिफाइन कर देते थे। पर अभी एशरमैन सिंड्रोम में हम ऑटोलॉगस स्टेम सेल जब करते हैं, खुद की बॉडी में से स्टेम सेल्स लेके यूट्रस में डालते हैं, तो देयर इज रीजनरेटिव सेल्स गोइंग ऑन, आई मीन दे ग्रो इनसाइड द यूट्रस, और एंडोमेट्रियम फॉर्म होता है। तो ऐसी औरतों के लिए इट बिकम्स व्हाट डू यू से आशीर्वाद रूप बन जाता है सर। और ऐसी औरतें जो पहले हम कह देते कि हाँ अभी ये बच्चा कभी नहीं हो सकता, फॉर देम इट बिकम्स अ ब्लेसिंग राइट नाउ, एंड वी कैन डू एन IVF प्रोसीजर एंड दे कैन बिकम द मदर ऑल्सो। एंड सेकेंड इज वी आर डूइंग स्टेम सेल्स फॉर ओवेरियन रीजुवेनेशन। अभी काफी लेडीज आती हैं जो छोटी छोटी लेडीज होती हैं, उन लोगों में हम अंडे कम होते हुए दिखते हैं, और उसको बोलते हैं कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। 32-35 इयर्स की एज में काफी कम अंडे बन जाते हैं। कहीं तो ऐसे होता है कि ओवेरियन फेलियर हो जाता है तो अंडे बनना ही बंद हो जाता है। इन लोगों में, ऐसी औरतें में इतनी छोटी उम्र में, अभी तो शादी की उम्र ही सर हो गई है 30-32 इयर्स में, तो प्रोफेशनल लेडीज और लड़कियां सब शादी करती हैं तो 30-32 ऐसे ही बन जाते हैं।
और शादी करके 1 साल के बाद आते हैं तो पता चलता है कि अंडे खत्म हो गए हैं। ऐसी औरतें में we take up an bone marrow, we separate stem cells from the bone marrow and put it in the ovary. Ovary starts rejuvenating. These are the two cases where we are utilizing stem cells in our field of infertility. अच्छा, उसके स्टेम सेल के लिए बोन मेरो से बनाते हैं आप umbilical cord या बेली फैट, वो काम में नहीं आता? No, sir. In our cases, what we are only using autologous. Autologous means खुद में से जो निकलते हैं. Umbilical cord means it becomes it's a third party for us. So उसके लिए मगर बहुत सारी परमिशन लेनी अगर पड़ती आप हैं. बेली फैट का यूज करें, पर उसमें से I don't know how many what will be the range of stem cells. इसके ऊपर हम 5 साल से काम करते हैं. So we only use blood and bone marrow, nothing more than that. what is the kind of success ratio? क्या आपका अनुभव क्या है? Like for Asherman's, thin endometrium, implantation failure, the success is more than 90%. And in Very- ovarian rejuvenation, it is 20%. मेरा ये सौभाग्य रहा कि शुरुआत में सरकार में स्टेम सेल का जो प्रयोग शुरू करने का एक यूनिट अमेरिका के एक डॉक्टर श्रीवास्तव थे, उनके साथ यहाँ आए थे वो, तो मैंने उनको गुजरात में शुरू करने के लिए बोला। आज भी वो जियो स्टार के नाम से कार्यरत है और देश में भी उनके 8-10-12 यूनिट है। तो स्टेम सेल का काम ये आपने जो बोला बहुत अच्छा है, और कम सी भी ये है कि अभी आज भी लोग स्टेम सेल से उतने परिचित नहीं है जितना परिचित होना चाहिए। और परिचित लोग ना हो तब तक तो कोई बात नहीं, मगर अथॉरिटीज भी नहीं है। सूरत में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेम सेल सेंटर बनाया था, तो कोविड के टाइम पे उसको जनरल वार्ड में और जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। सूरत में स्टेम सेल फैसिलिटी का जो रिसर्च सेंटर बनना था, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल ग्रेड, वो चला गया। वैसे दुख है मुझे उसका, मगर ये आपकी बात सही है कि स्टेम सेल बोन मेरो से लेकर आप बनाते हैं। तो मैं इसीलिए जानना चाहता था कि बेली फैट से भी ये लोग स्टेम सेल, आजकल तो स्टेम सेल किसी भी चीज से बना लेते हैं। बेस इज ये अम्बिलिकल कॉर्ड। जहाँ तक असर का सवाल है, आपके लिए नहीं, दूसरे रोगों के लिए, मगर अभी तो ब्लड में से भी बनाते हैं, बेली फैट में से भी बनाते हैं। और अलग अलग, मैं मानता हूँ कि अलग अलग डिसीज के लिए या अलग अलग उपायों के लिए अलग अलग करते होंगे। मगर आपने, मैंने पढ़ा आपके बायोडेटा में कि आपने स्टेम सेल पे भी काम किया है, इसीलिए आपको पूछने का लालच में नहीं रोक सका। तो अच्छा है, माय कॉम्प्लीमेंट्स एंड कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, निधि, टेक्नोलॉजी के बारे में एल्विन टॉफलर ने ऐसा कहा है कि नॉलेज विल बी द पावर and one who has the earliest access to the knowledge shall be the most powerful. He has further said that every field will be invaded by technology. Those who adopt to it shall prosper. Those who do not shall disappear like dinosaurs. आज जिस तरह से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उल्लेख किया, जिस तरह से एआई आ रहा है, जिस तरह से एआई की विविध संभावनाएं बन रही है, ये जो एल्विन टॉफलर ने, मैंने पढ़ा था 1975 में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आज वो रियलिटी बन के हमें दिख रहा है। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रवृत्तियां हैं इस देश में, और ये आपने जो सब्जेक्ट चुना अपना आर्टिकल लिखने के लिए, आपकी ये जो रिसर्च की होगी आपने इसके लिए, उसमें क्या आपके ध्यान में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लोगों को ऐसा होता है
कि सरोगेसी कोई भी कपल करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सरोगेसी के लिए भी क्राइटेरिया है। मैंने मेरे आर्टिकल में भी मेंशन किया हुआ है कि सरोगेसी एक्ट जो मैम ने बताया 2021 का जो एक्ट है, उसमें मेंशन किया गया है कि सरोगेसी के लिए मीन्स पात्र एक दंपति के लिए भी मापदंड है कि क्या मापदंड होते हैं। तो पहला मापदंड ये है कि दंपति की जो लग्न है, विवाह है, उसको 5 वर्ष हो जाने चाहिए, हो गए हो, और उनका कोई बायोलॉजिकल संतान ना हो, गोद लिया हुआ या बायोलॉजिकल, उनका कोई संतान ना हो, और पत्नी की उम्र 25 वर्ष एंड 25 टू 50 इयर्स के बीच में हो, और पति की उम्र 26 टू 55 इयर्स हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसका पालन करना होता है। एंड सरोगेट मदर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। सरोगेट मदर कोई भी स्त्री नहीं बन सकती, कोई भी महिला नहीं बन सकती। सरोगेट मदर एक विवाहित महिला ही बन सकती है, उसके पास एक अपना बच्चा होना चाहिए, बायोलॉजिकल या गोद लिया हुआ कोई भी अपना एक बायोलॉजिकल सन डॉटर कोई भी होना चाहिए। एंड उसकी एज भी 25 टू 35 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। एंड सरोगेट मदर अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। कोई भी महिला अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। तो ये कुछ मापदंड है, इसको फॉलो करने चाहिए। एंड सरोगेट मदर के लिए जो दंपति है उसको 16 महीने का वो अवधि अभी बढ़ा दी गई है, 36 महीने कर दी गई है 2022 के एक्ट में अमेंडमेंट से। तो 16 महीने से अभी 36 महीने कर दिए, उसके बीमा होना चाहिए, ब्याज बीमा प्रीमियम लेना होता है दंपति को सरोगेट मदर के लिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत ही सरोगेसी हो सकती है। एंड दूसरी एक बात कि सरोगेट मदर 2022 का जो एक्ट है उसमें ये भी एक क्लॉज है कि सरोगेट मदर सरोगेसी के दरमियान गर्भपात करवा सकती है। अभी गर्भपात करवा सकती है, उसमें सरोगेट मदर की अनुमति होनी चाहिए, और जो रूलिंग अथॉरिटी है, जो मेंशन अथॉरिटी है, उनकी भी एक अनुमति होनी चाहिए, तो ही होता है। एंड ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत ही होता है। एंड सरोगेट मदर के लिए दूसरा एक क्राइटेरिया होता है कि वो चिकित्सकीय रीते और मनोवैज्ञानिक रीत से फिट होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसका पालन करना होता है। सरोगेसी के दरमियान कोई भी महिला सरोगेट मदर नहीं बन सकती, और कोई भी दंपति सरोगेसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ लॉज है जिसका पालन करना होता है। देखिए, आप एक स्त्री है और भारत आज दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे देश में और ज्यादा बच्चे पैदा करना आपके मत के मुताबिक क्या सही है? यूथ बच्चे पैदा करना सही है गलत है ये चीज पे मैं नहीं आती, बट अभी एक जीडीपी का रैंकिंग का एक रिपोर्ट आया है, उसमें जापान 4th नंबर पे आ गया है। तो वो क्यों 4th नंबर पे आ गया है? क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो गई, सीनियर सिटीजन वाली पॉपुलेशन है। तो जो मैं ऐसा मानती हूँ कि यूथ को प्रॉपर स्किल देके, प्रॉपर स्किल सिखाई जाए, उनको अच्छे मार्ग की तरफ ले जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, तो यूथ मीन्स इम्पोर्टेंट है। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। यूथ एक कोई भी कंट्री के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मीन्स बच्चे पैदा करना बट उनको स्किल ना देना और शिक्षा ना देना, वो खतरे रूप हो जाता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चे पैदा करना कोई गलत चीज नहीं है, बट उनको स्किल दो, प्रॉपर एजुकेशन दो,
तो मीन्स वो अच्छा कर सकता है कंट्री के लिए भी और कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्री में। ओके, तो बच्चे को कैसे स्किल देते हैं, क्या एजुकेशन देते हैं, उस पर निर्भर करता है। जी। डॉक्टर साहब, ये सरोगेसी का जो क्षेत्र है, हर क्षेत्र में अभी टेक्नोलॉजी की वजह से रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं, जो पहले सोचा भी नहीं था। इस तरह के चेंजेस आज हार्ट डिसीज हो, लंग डिसीज हो, और कोई भी किसी भी डिसीज की आप बात करें तो कैंसर तक, पहले कैंसर यानी कैंसर बोला जाता था, आज कैंसर मिट सकता है। तो ये परिस्थिति में आपको क्या लगता है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सरोगेसी में? Well, surrogacy में I think for the women who are eligible for surrogacy, it is a boon for these couples. क्योंकि जिन लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं खुला है, तो और हमारा जो सामाजिक ढांचा ऐसे बना है कि जैसे आपने कहा कि फैमिली में बच्चा एक कड़ी बन जाता है पूरा फैमिली में, तो बच्चा नहीं होना इट इज अभिशाप है कोई भी औरत के ऊपर, एंड इट बिकम्स अ राइट फॉर द वुमन टू हैव अ चाइल्ड इन हर लाइफ. तो फॉर द वुमेन्स हु डू नॉट हैव एनी वे फॉरवर्ड, कि कोई भी रास्ता नहीं है, उन लोगों के लिए तो एक बड़ा आशीर्वाद रूप है. दिस इज व्हाट इज माय टेक ऑन द सरोगेसी. और निधि, आपने जो बताया कि 5 साल उसका अमेंडमेंट अभी हो गया है, और फॉर द वुमेन्स हु आर हैविंग एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द यूट्रस और मुलेरियन एबनॉर्मलिटी है, इन लोग ऐसी औरतों के लिए 1 साल कर दिया है. दैट इज समथिंग वेरी नाइस. आप दे हैव दोनों टू के बी लिए, लीगली. हाँ, आप दोनों के लिए हमारे एक दर्शक मित्र ने प्रश्न भेजा है, आप बारी बारी से इसका उत्तर दे सकते हैं. निधि, प्रश्न यू ये है आंसर कि अगर अगर ये जो सरोगेसी इतना अच्छा है, उपकारक है, तो फिर सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं होता? और यू वांट मी टू दूसरा आंसर? प्रश्न ये है कि फाइनली science will prevail over the law or law will prevail over the science? What are your views? क्वेश्चन सर, आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सरकारी हॉस्पिटल में सरोगेसी हो नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक आईवीएफ सेंटर होना जरूरी है. इट इज नॉट के भाई क्योंकि एज इट इज सेड कि पारंपरिक नहीं है, तो इसके लिए आईवीएफ करना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू नीड अ क्लास 1 आईवीएफ सेंटर टू टेक अप द सरोगेसी. So we cannot do it, and as far as the government hospitals are concerned, they are already overburdened, or this is a more specialized to a specialized branch, कि उसके लिए खाली एक ही काम करना पड़ता है कि आईवीएफ करते हैं तो हम दूसरे में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं. वी हैव टू लीव एवरीथिंग एंड डू आईवीएफ, क्योंकि एक पेशेंट के पीछे 1 घंटा 2 घंटा चला जाता है, और जब भी सेंटर्स जो हॉस्पिटल्स हैं इतने बर्डन होते हैं, तो ये काम नहीं कर सकती हैं. सो इट इज अ सुपर स्पेशलाइज्ड जॉब which is normally it is not possible for the government hospitals to take up this. And second is whether the law, Nidhi, you want to answer this, whether law will prevail or what was the question, sir? Science will prevail. Whether Science science will will prevail. prevail or the law will prevail. We have to go hand in hand, because why this law has come, there must be something. गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं है, इतने सालों में हमने आराम से काम किया ही है, तो ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये करना पड़ा? देयर मस्ट बी समथिंग विच वी डोंट नो, और हमारे परे हैं, तो देयर मस्ट बी सम misuse going on somewhere where they have become so strict. And जो एलिजिबिलिटी है और जो दायरे में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए it's nothing difficult. It's just that if the procedure has become little lengthy, that's all. I don't think if you आपके want to लिए go with the law. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और भी है. वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि
चूंकि ये सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटी नहीं होती, प्राइवेट में ही होती है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि इट रिक्वायर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में इतने लोड के लिए इतना बड़ा खर्चा शायद वो नहीं करना चाहते होंगे। तो फिर गरीबों का क्या होता है? वेल, गरीबों के लिए भी ऐसा होता है कि इफ इट इज नेसेसरी, देयर वुड बी सेंटर्स हेल्पिंग. वी डू हेल्प. Okay. There are couples in the line who are really poor, but then we have to help. Or abhi, as I said, it is not a commercial going on. There is no commercialization of surrogacy. तो ये जो गरीब कपल्स होते हैं, अपने नोन कहीं से भी नोन ले आते हैं कि भाई सोशल कॉज के लिए, तो it becomes very easy for those couples because there's not a lot of money involved in it. There is सरकार only की कोई an योजना IVF structure. माँ कार्ड या ऐसा कोई योजना इसको कवर करती है? No, sir. नहीं ना? No. No. अच्छा निधि, योर टर्न. पहले क्वेश्चन का आंसर मैम ने जो बताया कि लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है. हमारी सरकारी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है. प्रॉपर मशीनरी नहीं है. एक आईवीएफ, ये सरोगेसी करने के लिए मैम ने बताया ऐसे आईवीएफ सेंटर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए. और सेकेंड थिंग कि सरकारी अस्पताल में ऐसे मीन्स प्रोमिनेंट डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी नहीं है. सो ये सब चीजें हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकती. एंड सेकेंड थिंग कि कोई भी कायदा क्यों आता है, सरकार कायदे क्यों लाती है, क्योंकि कोई भी चीज हो उसको रेगुलेट करना पड़ता है. तो अभी हम एक नॉर्मल एग्जांपल से देखें कि अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता तो कोई कहीं से भी गाड़ी ले जाता, कहीं से भी मीन्स तो रोड एक्सीडेंट बढ़ते, लोगों को अव्यवस्था होती, ट्रैफिक जैम रहता. ऐसा तो कोई भी चीज हो उसके लिए लॉ होना जरूरी है, क्योंकि हम जो है ह्यूमन नेचर है कि कोई हमारे ऊपर कोई स्ट्रिक्टली ना रहे, हमको कोई कानून से बांधे ना जाए तो हम कुछ भी बर्ताव करते हैं. तो इसमें भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो सरकार को लगा होगा कि लॉ की जरूरत है. तो हर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ की जरूरत है, ऐसा मैं मानती हूँ. तो लॉ होना चाहिए. आपके इम्प्रेशंस जो है वो आपके हैं और मुझे उससे कोई विरोध में जाने की जरूरत नहीं है. मैं आपके साथ कोई डिबेट नहीं कर रहा, मगर ये जरूर कहना चाहूंगा दर्शक मित्रों को कि सरकारी अस्पताल में सहूलत नहीं होती, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होते, ये भ्रम में से आपको बाहर निकल आना चाहिए. आज लिवर ट्रांसप्लांट सरकारी अस्पताल में जितना अच्छी तरह होता है देश में कहीं भी नहीं होता है. किडनी हॉस्पिटल उसका दूसरा एग्जाम्पल है. त्रिवेदी साहब ऐसा सेटअप करके गए हैं कि एक मॉडल बन गया है. यूएन मेहता हॉस्पिटल जो 15 दिन के बच्चे का सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर ट्रीटेड surgically who are of the age of less than 1 month, 2 months. Then cochlear implant. There is a doctor who is an authority known all over India. Then अभी रिटायर हो गए मगर WHO के ट्यूबरक्लोसिस एक्सपर्ट, belong to the civil hospital of अहमदाबाद. तो ऐसे डॉक्टर्स हैं अभी भी जो सेवा के लिए काम करते हैं. पैसे अगर उनको कमाना होता बाहर जाते तो काफी पैसे मिलते इनको, मगर नहीं जाते, वहां टिके रहते हैं, काम करते हैं और अपने काम की वजह से दरिद्र नारायण की इतनी बड़ी सेवा करते हैं कि जिसका कोई वो ना हो सके. आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, आप लीवर हॉस्पिटल में जाइए, कितने में जाइए. और इन जनरल मैं आपको कहूँगा निधि कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होते तो कोविड को छोड़ दीजिए,
अन्य बीमारियों के लिए भी गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी जहां वो जाके ट्रीटमेंट पाते। तो इसका भी हमारी सोशल व्यवस्था में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अभी तो सरकारी अस्पताल की सहूलतें भी काफी सुधरी हुई है और भी सुधरेगी। तो हमारा एम ये होना चाहिए, व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट, एंड आई होप यू विल, तो आपका ध्येय ये होना चाहिए कि इनको कैसे ज्यादा एनकरेज करें, इनका बजट कैसे काटे नहीं, कैसे एनकरेज करें। सरकार में भी अच्छा काम होता है। अकेली सिविल हॉस्पिटल रोज के 1,25,000 लोगों का टर्नओवर करती है। अगर सिविल हॉस्पिटल नहीं होती तो क्या होता, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हर एक का रोल है। हाँ, इसकी मर्यादाएं हैं, मैं वो उससे आपसे सहमत हूँ। उसकी मर्यादाएं हैं, जैसे मैंने बताया डॉक्टर साहब को कि स्टेम सेल में करना चाहता था, पहले शुरू किया डॉक्टर श्रीवास्तव ने यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने अपना यूनिट खुद शुरू किया और देश में आज 10 से 12 यूनिट है इनके स्टेम सेल ट्रीटमेंट के। तो ये पॉसिबल है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना होगा। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं चले तो हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और क्वालिटी ऑफ हेल्थ का एक क्राइटेरिया स्ट्रेस फ्री हेल्थ भी है, बिकॉज स्ट्रेस इज द ग्रेटेस्ट किलर टुडे। और वो उसमें से मुक्ति देता है। आपने जो इतनी मेहनत करके जो लिखा आर्टिकल, वो सरोगसी, स्ट्रेस में से मुक्त, जिस लेडी को बच्चा नहीं है और ताने मारे जाते हैं, जिसको जिसकी एंजाइटी वो खुद ही जानती है उसका कष्ट क्या है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। आने वाले समय में जो भी संशोधन हो वो संशोधनों के साथ चलना होगा, और जो नए संशोधन हो उनको क्विकली एडप्ट करके हमारे वहाँ लाना होगा। हमारे पास दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं। इंडियन डॉक्टर्स आर नोन वर्ल्ड ओवर। स्वीडन में तो ऐसा है कि जब तक इंडियन डॉक्टर है, कोई इंजेक्शन लेने के लिए और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्योंकि वो इंजेक्शन को यूं पकड़ता है और यूं पकड़ के यूं देता है, तो घबराते हैं लोग, इंजेक्शन लेने नहीं जाते डॉक्टर। तो अवर डॉक्टर्स, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे हैव सीन लार्जर वर्कलोड्स। सिविल में जिनका रेसिडेंसी आता है ऑर्थोपेडिक जैसे वार्ड में 2-2, 3-3 दिन तक नहाने नहीं पाते, खाने की बात तो छोड़िए। तो देयर इज ह्यूज वर्कलोड विच ट्रेन्स देम। तो हमारी कुछ ताकत है, उस ताकत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट की नीति जो तय जहाँ तय होती हो, उसमें हाईटेक का एक विभाग होना चाहिए। If it is there anywhere in the world, why it should not be in Gujarat? वो दुनिया में कहीं भी है, गुजरात में वाई स्लोन कैटरिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ हमारा ये कैंसर की बात छोड़ी, यूएन मेहता का एक्सपेंशन के लिए जब प्रपोजल आया तो 1500 बेड का आया था, उसको बढ़ा के मैंने 4,500 बेड का एक्सपेंशन कर दिया। आज देखिए यूएन मेहता का हाल क्या है। आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं लगेगी वो। तो we have capabilities. You are young. Don't lose faith in our doctors, our capabilities, and India's march ahead. Of course, दशक में तो काफी लंबा जाना है। ये जो बातें बढ़ा चढ़ा के आपको कही जा रही है कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, बकवास है। जीडीपी की दृष्टि से हम दुनिया में 2023वें नंबर पे है। 5वीं अर्थव्यवस्था है, मगर वो तो लार्जर अर्थव्यवस्था है, बिकॉज वी आर ए ह्यूज कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम वी आर 139। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वी आर 2023। ये हाल पे हम खड़े हैं।
तो संसाधनों की कमी हमारे लिए आने वाले समय में भी एक बड़ा कंस्ट्रेंट रहने वाली है, और वो कमी को ओवरकम करते हुए अभी मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, यूएन मेहता के जो सर्जन है, बच्चों की सर्जरी करते हैं, तो उन्होंने इससे कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं जो पहले बाहर से लाते थे तो 1200-1400 रुपये पड़ते थे, अब 40 रुपये में हो जाता है। तो ये इनोवेटिव स्पिरिट भी है। What we need to give is dignity to our doctors. See, one of the things which is lacking in government system is dignity that you give to doctors. Those who are not doctors, they don't understand what a doctor is. Till they have to wait at somebody's door, not waiting for their turn. तो ये सब चीजें सुधारनी होगी, मगर मैं निराशावादी नहीं हूँ। आज इतना हो रहा है, कल उठ के आगे भी होंगे। निधि, धन्यवाद देता हूँ मैं तुम्हें कि तुमने ये 2 आर्टिकल्स तुम्हारे में मुझे बहुत पसंद आए। एक सॉलिट्यूड, एकांत, और दूसरा आज जो चर्चा की हमने। कीप अप योर रिसर्च, कीप राइटिंग, कीप शेयरिंग, बिकॉज नॉलेज शेयर्ड इज ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो आपको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय निकाला और बहुत अच्छी तरह पूरे विषय को आपने अंजाम दिया। आशा करते हैं कि आपके विषय से जुड़ी कोई भी चर्चा होगी तो हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करें, आह्वान करें आपका, तो आप पधारेंगे। आज आप दोनों पैनलिस्ट को धन्यवाद के साथ मैं विदा देता हूँ। दर्शक मित्रों, आपका भी धन्यवाद और आप दोनों का भी धन्यवाद। शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। ये मोटिवेशनल स्पीकर है ना।